जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूँ। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। पिनाका 4 को लेकर दोस्तों एक बड़ी अपडेट सामने आई है और पिनाका 4 की रेंज 300 किलोमीटर तक होने वाली है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम से भी बच निकलने में सक्षम होगी, इवन उनके ऊपर सटीक हमले भी कर सकती है। पिनाका 4 को सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और डीआरडीओ मिलकर तैयार कर रहे हैं। इससे पहले जो पिनाका की रेंज है आप सबको मालूम है कि मार्क 1 की रेंज 40 किलोमीटर है, मार्क 2 की 75 से 90 किलोमीटर है, मार्क 3 की 120 किलोमीटर है, लेकिन मार्क 4 300 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकती है। इवन ये अपने साथ 250 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका जो सर्कुलर एरर प्रोबेबल है यानी कि CEP वो 10 मीटर से भी कम है, यानी कि ये बहुत सटीक हमला कर सकती है। क्योंकि कुछ लोगों के मन में सवाल था कि भाई अगर 300 किलोमीटर दूरी पर ये लक्ष्य को साधती है तो इसका CEP ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसका CEP 10 मीटर से कम होगा। यहाँ पर दोस्तों पिनाका 4 में परले मिसाइल की तरह थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल होगा और इवन ये डिकॉय जैसी टेक्नोलॉजी से भी लैस होगा। मतलब साफ है कि ये चाहे वो S-400 हो या फिर HQ-9 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स, वो भी इसे पकड़ नहीं पाएंगे। दुश्मनों के रडार को धोखा देने के लिए दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स भी होंगे। यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भारतीय सेना को एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन चाहिए था और एक सटीक मारक क्षमता वाला रॉकेट चाहिए था, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ब्रह्मोस और परले मिसाइलें हैं, लेकिन दोस्तों ये काफी महंगी है। और पिनाका 4 से भारतीय सेना दुश्मनों के कमांड सेंटर, लॉजिस्टिक हब और एयरबेस को तबाह कर सकती है। और जो अपडेट पिनाका 4 को लेकर आ रहा है कि इसका पहला टेस्ट 2028 में होगा और इवन 2030 तक इसे इंडियन आर्मी में डिप्लॉय कर लिया जाएगा। और पिनाका 4 को मौजूदा पिनाका लॉन्चरों के साथ फिट किया जा सकता है, मतलब इसमें ज्यादा खर्च नहीं आएगा। इसके जरिए दोस्तों भारत, पाकिस्तान हो या चाइना, इन दोनों को बड़ा जवाब दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों डीआरडीओ अब एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम तैयार कर रहा है जो कि दुश्मनों के अवाक सिस्टम को जैम कर सकती है, उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है और उसे निष्क्रिय कर सकती है। ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होगा जो दुश्मनों के अवाक्स रडार सिग्नल को जाम कर सकता है। आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों के पास अवाक्स एयरक्राफ्ट हैं। चाइना के पास KJ-2000, पाकिस्तान के पास SAF 2000 ED है। ऐसे में दोस्तों क्या अवाक्स को जाम किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि खुद अवाक्स काफी स्ट्रॉन्ग रडार सिग्नल भेजता है। यही वजह होती है कि अगर आपके पास एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है तो वो इसे पकड़ सकता है। इवन रशिया के पास क्रासुखा 4 जैसा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जो रडार सिग्नलों को जैम कर सकता है। डीआरडीओ का ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है दोस्तों, वो दुश्मनों के रडार को मिसगाइड कर सकता है, झूठे सिग्नल भेज सकता है या उन्हें पूरी तरीके से बंद भी कर सकता है। इवन दोस्तों इन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स में डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी और आईसा रडार टेक्नोलॉजी लगी होगी। हालांकि यहाँ पर दोस्तों अवाक्स को जैम करना काफी मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर दोस्तों इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को किसी ड्रोन या फिर किसी एरियल प्लेटफॉर्म पर लगाया जाए तो अवाक्स को आसानी से जैम किया जा सकता है, क्योंकि अवाक्स पहाड़ और धरती की गोलाई के साथ सीधा संपर्क में नहीं हो पाता है, जिस वजह से इसे आसानी से जैम नहीं किया जा सकता। इसके अलावा भारत अपनी युद्ध तैयारियों और सीमा निगरानी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए कम से कम 87 मेल क्लास के UAV खरीदने वाला है। और ये जो मेल क्लास के UAV होंगे वो 30 घंटे से ज्यादा इनका इंड्योरेंस टाइम होगा, 35,000 फीट तक ये पहुंच सकते हैं और इनके जरिए समुद्र और जमीन दोनों पर निगरानी की जा सकती है। मतलब साफ है कि दुश्मनों की हरकतों की ये रियल टाइम जानकारी हमें भेजेंगे। और कहा तो ये भी जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल स्ट्राइक के लिए भी किया जा सकता है। ये जो दोस्तों मेल क्लास के UAVs होंगे वो भारत में ही बनेंगे और इनमें कम से कम 60% यानी कि 60% देसी कंपोनेंट्स होने चाहिए। और ऐसे में कई भारतीय कंपनियां हैं जो यहाँ पर अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं, जिसमें कि लार्सन एंड टूब्रो, टाटा एडवांस सिस्टम, राफे एम्फेयर, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस, अडानी डिफेंस और HAL। इनके जरिए दोस्तों भारत, चाइना और पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रख पाएगा। समुद्री इलाकों में किसी भी घुसपैठ और खतरे का मुकाबला कर सकता है भारत। और भविष्य में दोस्तों ड्रोन वॉरफेयर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि दोस्तों तीनों मोर्चों पर भारत एक बड़ी तैयारी कर रहा है। इसके अलावा डीआरडीओ की NSTL विशाखापट्टनम ने एक सुपर फास्ट टॉर्पीडो पर काम करना शुरू कर दिया है जो पानी के अंदर 80 नॉट यानी कि 148 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। और ये डीआरडीओ का एक सुपर कैविटेशन हथियार होगा। सुपर कैविटेशन में दोस्तों टॉर्पीडो अपने चारों तरफ गैस का एक बुलबुला बनाती है, जिससे कि टॉर्पीडो को पानी की रुकावट या फिर किसी भी फ्रिक्शन को नहीं झेलना पड़ता। ये बिल्कुल वैसा होता है जैसे कि हवा में कोई चीज उड़ रही हो, मतलब ऑब्स्टेकल्स कम और स्पीड ज्यादा होगी। और जो ट्रेडिशनल टॉर्पीडोज होती है उनकी रफ्तार 30 से 50 नॉट की होती है, लेकिन ये नया सुपर टॉर्पीडो 80 नॉट से तेज दौड़ेगा। मतलब साफ है कि दुश्मन के पास बचने का टाइम कम हो जाएगा और इवन इससे भारत समुद्र में तेजी से हमले और सटीक निशाना लगा सकता है। और इन सुपर टॉर्पीडोज का इस्तेमाल दोस्तों स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों में किया जाएगा, INS विशाखापट्टनम जैसे डिस्ट्रॉयर्स पर इन्हें लगाया जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि हमारे पास जो मौजूदा 533 mm टॉर्पीडो ट्यूब हैं उन्हीं से इसे लॉन्च किया जा सकता है। मतलब कोई ज्यादा चेंज हमें नहीं करने हैं। हालांकि भारत के पास रशियन टाइप 5365 टॉर्पीडोज हैं। भारत की खुद की ब्रह्मास्त्र टॉर्पीडो है
लेकिन नई सुपर कैविटेशन टॉर्पीडो कई गुना खतरनाक और तेज होगी। दोस्तों, पाकिस्तान की बातों पर अगर यकीन किया जाए तो वाकई में ऐसा लगता है कि या तो ये लोग खुद पागल हो गए हैं या फिर दूसरे को पागल बना रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान के एयरफोर्स के एक रिटायर्ड अधिकारी ने कहा कि अगर भारत ने Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट ले लिया तो पाकिस्तान चाइना से J-20 ले सकता है, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि J-35E की डिलीवरी में उन्हें देरी होती जा रही है। यहाँ पर पाकिस्तान को Su-57E का काफी डर सता रहा है, उनके लिए एक टेंशन बन चुकी है ये, और J-35A उनके पास टाइम पर नहीं आ पा रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भले ही पाकिस्तान चाइना से J-20 की डिमांड करे, लेकिन चाइना दोस्तों उनको J-20 नहीं देगा। रीजन ये है कि उसने इसे एक्सपोर्ट के लिए बनाया ही नहीं है, और J-20 केवल और केवल PLA एयरफोर्स के लिए ही है। और दोस्तों, पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो J-20 को ऑपरेट कर सके, क्योंकि इसके लिए उन्हें अपने देश के अंदर एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसका मेंटेनेंस भी महंगा है और इसकी ट्रेनिंग भी काफी सीरियसली होती है। इसलिए चाइना ने पाकिस्तानियों और जो अन्य देश है उनके लिए J-35A को बनाया है, जो कि सस्ता है। भारत ने भी दोस्तों अब रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए एक बड़ी स्ट्रैटेजी बना ली है, ताकि हम चाइना पर अपनी निर्भरता को कम कर सके। मकसद साफ है कि इस क्षेत्र में भी अब आत्मनिर्भर बनना है, और इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेलीकॉम टावर, स्मार्टफोन, डिफेंस सिस्टम्स और मिसाइलों, ब्रेकिंग सिस्टम और इलेक्ट्रिक मोटरों में किया जाता है। और ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनमें समैरियम, गैडोलिनियम, टेरिबियम, डिस्प्रोसियम, ल्यूटेटियम शामिल हैं। और ऐसे में अब भारत की मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस साथ में मिलकर एक नई पॉलिसी बना रहे हैं। इस पॉलिसी में गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज दोनों ही रेयर अर्थ मिनरल्स और मैग्नेट्स का उत्पादन भी करेंगी, क्योंकि दुनिया की 90% से ज्यादा रेयर अर्थ मैग्नेट प्रोसेसिंग में चाइना का कंट्रोल है। और 2025 में दोस्तों चाइना ने 7 क्रिटिकल रेयर अर्थ एलिमेंट के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। ऐसे में अब भारत की ये जो नई पॉलिसी है रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ताकि भारत चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर सके और अपनी सप्लाई चेन को मजबूत कर सके। इसलिए आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही की कुछ यात्राएं जो हुई हैं वो ऐसे देशों के साथ हुई हैं जिनके पास रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है। इसके अलावा दोस्तों, ग्रीस की सुरक्षा एजेंसियों ने तानागरा एयरबेस के पास 4 चीनियों को हिरासत में लिया है, जो कि उनके रफाल फाइटर जेटों की तस्वीरें खींच रहे थे। हालांकि इससे पहले इन लोगों को चेतावनी दी गई थी कि वहां से चले जाएं, लेकिन ये नहीं माने और इन लोगों ने पुल के पास से तस्वीरें खींचना जारी रखा और इस चेतावनी को भी नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद ये जो पूरा बेस है वो हाई अलर्ट पर आ गया है, और ग्रीस दोस्तों अब इस घटना को गंभीर मान रहा है, काफी सीरियसली ले रहा है, क्योंकि उसके तानागरा एयरबेस पर फ्रांस से आए थे राफेल फाइटर जेट डिप्लॉय किए गए हैं। हालांकि इन चारों चीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इनसे पूछताछ जारी है, क्योंकि ये पूरी की पूरी घटना दोस्तों जासूसी को लेकर बताई जा रही है, और इवन अभी बहुत कुछ निकलेगा इनके कि ये लोग करना क्या चाह रहे थे। दोस्तों, DRDO ने भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। साल 2024 से अब तक 2000 से ज्यादा तकनीकी ट्रांसफर लाइसेंस एग्रीमेंट किए गए हैं और 200 से ज्यादा प्रोडक्शन लाइसेंस जारी किए गए हैं। DRDO की तरफ से कहा गया है कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम के तहत निजी कंपनियां अब कोर टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। DRDO इन कंपनियों को हर सिस्टम के लिए 50 करोड़ रुपए तक की फाइनेंशियल मदद कर रहा है। इसके साथ ही साथ तकनीकी गाइडेंस भी दे रहा है। लगातार DRDO के जो वैज्ञानिक हैं इन कंपनियों के साथ मेंटर की तरह काम कर रहे हैं, ताकि प्रोजेक्ट की सफलता सुनिश्चित हो सके। दोस्तों, वहीं कुछ खबरें बता रही हैं कि चाइना के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है कि उन्होंने अपने J-10 फाइटर जेट्स को अपने दोस्त देश को देने की तैयारी कर ली है। और यह बयान ऐसे समय पर आया है जब ईरान इन फाइटर जेट्स को खरीदने की बात कर रहा है। J-10 दोस्तों एक चौथी पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसे चाइना की चेंदगू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ने डेवलप किया है। तो फिलहाल ये तब तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।